न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की उन तमाम अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे सबसे पहले, जो आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर G20 रोम शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। उनके स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और निवर्तमान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। G20 रोम शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शनिवार को शुरू हुआ, जब पीएम मोदी समेत विश्व के नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के समापन के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पर ये बताते हुए लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही व्यापक और उत्पादक थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के योगदान से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते नजर आए। उन्होंने द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। शिखर विचार विमर्श के दौरान कई नेताओं से भी मुलाकात की। इस बीच पीएम मोदी इटली के इस दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत रोम में प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन के दर्शन से करेंगे। सबसे पहचानने योग्य स्मारकों और पर्यटन स्थलों में से एक ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन ने कई फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया, जिन्होंने बारोक कला शैली वाले स्मारक को रोमांस की जगह के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय बनाया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोम में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत अगले साल के अंत तक यानी आखिर तक कोविड-19 टीके की 5 अरब खुराक का उत्पादन करने के लिए तैयार है। पीएम ने यह टिप्पणी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान को रेखांकित करते हुए की। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा देने पर भी जोर दिया और टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर आधार पर मान्यता देने की प्रणाली बनाने पर भी जोर देते नजर आए, जिसके लिए ये व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में विकसित कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए अधिकृत करने का फैसला लंबित है और सुझाव दिया कि इसे मंजूरी देने से भारत अन्य देशों की मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय को तकनीकी सलाहकार समूह 3 नवंबर को बैठक करने वाला है, जिसमें वो कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए अधिसूचित करने के लिए अंतिम खतरा लाभ आंकलन करेगा। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कोविशील्ड का भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पीएम मोदी ने महामारी के दौरान 150 देशों की गई चिकित्सा आपूर्ति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को कायम रखने में भारत के योगदान का भी जिक्र किया है। बढ़ते आगे, गुजरात नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित भी किया। ये भी बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2018 में किया गया था। सरदार पटेल की ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक तीनों कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन इस साल वो इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो इटली में है। ये भी बताते चले कि केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद मोदी सरकार ने सरदार पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं सरदार पटेल की ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
वहीं कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार दोपहर एक लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना के अधिकारी ऋषि रंजन शहीद हो गए हैं। ऋषि राजौरी जिले के नौविशारा में लाम सेक्टर में कलाल एरिया पर गश्त कर रहे थे। नियमित गश्त के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हो गया। सेना के जवान अचानक हुए इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इस घटना में एक लेफ्टिनेंट और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेफ्टिनेंट के इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऋषि का परिवार बेगूसराय के पिपरा मोहल्ला में रहता है और उनके शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, मातम मच गया। साथ ही जिले भर में शोक की लहर है। तीनों भाई बहनों में ऋषि दूसरे नंबर पर थे और 1 महीने ही उनकी अभी पोस्टिंग हुआ था। शहीद लेफ्टिनेंट की बड़ी बहन भी सेना में मेजर के पद पर कार्यरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय राजधानी के शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी दादी अंतिम क्षण तक निडर होकर देश की सेवा करती रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इंदिरा गांधी को उनकी शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। ये बात उन्होंने ट्वीट कर कही। पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 31 अक्टूबर की तारीख भारत के इतिहास में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज अखिलेश यादव हरदोई आ रहे हैं। यहां पर अखिलेश सपा का विजय रथ लेकर आएंगे। अखिलेश यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। हरदोई विधायक राजपाल कश्यप ने तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ पब्लिक स्कूल में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरदोई में चुनावी रैली का आगाज करेंगे। उनके साथ एमएलसी आनंद भदौरिया और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोहम्मद शकील भी मौजूद होंगे। तो हरदोई में आज ये विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहां से विजय रथ यात्रा का आगाज करने वाले हैं। पटेल जयंती पर ये चुनावी आगाज कह सकते हैं कि किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी का रुख कर लेते हैं। विष्णु जी, आज पटेल जयंती है और आगाज किया जाएगा विजय रथ यात्रा का अखिलेश की तरफ से। पूरी जानकारी इस पर आपसे समझना चाहेंगे विस्तार से। जी, अखिलेश यादव जो है वो रैली कर रहे हैं और उनके पदाधिकारी भी पटेल जयंती के ऊपर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सपा की कोशिश ये है कि किसी तरीके से एक खास वर्ग का वोट अपनी तरफ जोड़ दिया जाए। जी, नरेश उत्तम पटेल इलाहाबाद में उससे पहले पूर्वांचल के कई जगह पे दौरा कर चुके हैं। अखिलेश भी इस चीज में लगे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने हाल ही में बसपा के पुराने नेता लालजी वर्मा को अपने साथ जोड़ा है। तो इन लोगों को लेकर एक खास वर्ग का वोट, कुर्मी समाज का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश जारी है। ठीक है, उसी को लेकर ये सारी कवायद चल रही है। तो यानी एक खास वर्ग का वोट वो जुटाने में लगे हैं, उसी के लिए कवायद जारी है, जो आपका कहना रहा। लेकिन फिलहाल अखिलेश जो हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो नए नए चेहरे मेरी पार्टी में आ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं हमारी पार्टी की, ये माना जा सकता है कि अब विश्वास होने लगा है लोगों को कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं और एक बार फिर अगर सपा आती है तो लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ये विश्वास है उन्हें। अब क्या मानिए, कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं वो अब? देखिए, उनको ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात तो नहीं कह सकते। हाँ, उनको विश्वास इस बात का बहुत हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार ग्रहण कर रहे हैं और जो रैलियां या जो प्रोग्राम हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें भीड़ भी जुट रही है ठीक ठाक। तो उसको देखते हुए और अखिलेश यादव जो है लगातार महंगाई के और
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुखर है, वो लगातार हमलावर हैं। और वो लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी उनकी सरकार आती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो इसको देखते हुए वो काफी देखा जा रहा है कि वो काफी उनको इस बात का विश्वास है कि इस बार उनको जनाधार मिलेगा। ठीक है, यानी वो आश्वस्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शायद अब जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, जन सरोकार का मुद्दा हो, या फिर सबसे अहम किसानों का मुद्दा लेकर सरकार को वो घेर रहे हैं। विष्णु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तो जिस तरह से अखिलेश आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनता हमें चुनेगी। उत्तर प्रदेश की हवा बदलने वाली है क्योंकि बीजेपी ने जनता को सिर्फ बेहाल किया है। महंगाई की मार झेल रही है जनता, किसान परेशान है, बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दे जिसे लेकर सरकार को वो घेरते नजर आए। और वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ही अब एक्टिव मोड में नजर आ गई है और इसी के चलते कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है। और आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में होगी। बता दें, आज गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता पूरे दिन जुटे रहे। वहीं नेता को रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है और कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तक वाहनों की व्यवस्था कर भीड़ जुटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी पूर्वांचल के इस बड़े इलाके में 8 वायदों के जरिए कांग्रेस की खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश करेंगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की थी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे हरी झंडी भी दिखाई थी। इस यात्रा के अगले चरण में आज गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस रैली में प्रियंका के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि पिछले दिनों वाराणसी में हुई रैली काफी सफल रही है, लिहाजा आज गोरखपुर में भी रैली सफल होगी और इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम दिग्गजों ने रैली को सफल बनाने का जिम्मा दिया है। विष्णु मोहन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है, क्या माना जाए? क्योंकि कांग्रेस लगातार अब ये कह रही है, क्योंकि हर पार्टी अब एक्टिव मोड में है, कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि प्रियंका गांधी के रूप में एक उम्मीद की किरण अब लोगों को दिखने लगी है, लोगों का जुड़ाव देखने को मिल रहा है। जी, प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत एक्टिव मोड में है। देखिए, कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज ही बनारस से किया। वाराणसी से करने के बाद आज वो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगीनाथ के गढ़ में है। पूर्वांचल पे इससे पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में थे वो। तो इसको ये पूर्वांचल में वो अपना जनाधार देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, कितनी मौजूदगी हमारी है और अपनी पार्टी को सक्रिय कर रहे हैं। और गोरखपुर में रैली करके वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी दी जा रही है कि देखिए, हम आपके गढ़ में आके हम लोगों को जोड़ रहे हैं। जी, लोगों को जोड़ने की कांग्रेस की लगातार कोशिश हो रही है, खास तौर से महिला वर्ग को। प्रियंका गांधी ने महिला वर्ग को लेकर लगातार कहा हुआ है कि महिलाओं को सम्मान देंगे और जितनी महिलाएं चाहेंगी हम सीट उनको देंगे, टिकट देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु जी। तो कहीं ना कहीं इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को भी उम्मीद है, महिलाओं को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें भी लुभाने की कोशिश की जा रही है, उनसे तमाम वायदे कर रही हैं प्रियंका गांधी और कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो हम जनता के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कांबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। मोहित कांबोज ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए यह मुकदमा दायर किया है। मलिक ने कंबोज समेत अन्य पर भी कई तरह के आरोप लगाए। कंबोज ने इससे पहले 9 अक्टूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानिकारक बयान देने से बचने को कहा था। हालांकि मलिक ने पीछे हटने के बजाय 11 अक्टूबर को कुछ न्यूज चैनल्स पर आरोपों को दोहराया, जिसके बाद ये मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज कराया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए FM न्यूज।
बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 1,59,272 हो गए हैं, जो कि पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। वहीं 446 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में देश में महामारी के चलते हुई। 24 घंटों में 14,667 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,36,55,842 हो गई है। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 106.14 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,35,142 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 60,83,19,915 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल और डीजल के दामों की अगर बात करें तो ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5वें दिन भी इनमें बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश भर में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में करीब 35 पैसे का इजाफा किया है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की दर 98 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और इस बीच तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर केंद्र सरकार कई तेल निर्यातक देशों से बातचीत कर रही है, लेकिन कीमतों में तत्काल राहत की कोई भी संभावना नहीं है। इससे पहले सूत्रों के मुताबिक इस बात सामने आई थी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए कीमतों, आपूर्ति और तेलों की मांग के मामले पर चिंता जाहिर की थी। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं, इसीलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सऊदी अरब, कुवैत, UAE, रूस और अन्य जैसे कई देशों के ऊर्जा मंत्रालयों को बुलाया। बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ पेट्रोल का दाम 109 रुपये 34 पैसे और डीजल का दाम 98 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 15 पैसे, डीजल की कीमत 106 रुपये 23 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 109 रुपये 79 पैसे, जबकि डीजल का दाम 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। और बात अगर चेन्नई की करें तो यहां पर पेट्रोल 106 रुपये 4 पैसे और डीजल 102 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार जिस तरह से बढ़ रही हैं, आम जनता परेशान है, त्रस्त है, बेहाल है और यही अब उम्मीद कर रही है कि क्या इनमें अब कमी होगी या यूं ही दिन ब दिन ये दाम बढ़ते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए FM न्यूज़।